गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास में है ना ग्रिड सिस्टम ऑफ अर्थ पर बात करने वाले हैं। पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, हमें पता है, हमने पृथ्वी की पूरा जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम ग्रिड सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, हिंदी में इनसे हम कहेंगे। ठीक है, तो जो लैटिट्यूड लाइन्स है और लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, इन दोनों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले, है ना स्टूडेंट्स, उससे पहले आज हम बात करेंगे कि अर्थ का जो मोशन होता है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। हमें पता है कि 365 डेज के आसपास जो है टाइम वो कंज्यूम कर लेती है एक राउंड पूरा करने में। ठीक, दूसरा चीज़ कि हमारे पास केपलर के लॉ भी हैं सारे, कि केपलर ने किस तरीके से प्लेनेटरी मोशंस के लिए लॉज दिए हुए हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ का जो मोशन है वो किस तरीके से होता है और उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या हमारा जो प्लेनेट है उसके इन्वायरमेंट पर, उसकी जलवायु पर, है ना, ये सारी चीज़ों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ का, अच्छा उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमें पता है कि अर्थ जब रोटेट करती, रोटेट करना मतलब घूर्णन करना अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर, तो दिन रात होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, अब ऋतुएं जो बदलती है, मतलब कि जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे कि रेनी सीजन है, फिर विंटर का सीजन आ गया, फिर समर सीजन आ गया, ये कैसे चेंज होता है? क्या कोई बता सकता है मुझे कि रेनी सीजन, विंटर सीजन कैसे चेंज होता है? एनीबॉडी? भाई पृथ्वी को देखो, ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा सा ये जियोग्राफी जो टॉपिक है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और यहाँ पर जो है हमको जो भी चीज़ पढ़नी है वो इमेजिन के साथ पढ़नी है। हमारा इमेजिनरी पावर जो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कल्पनाएं करनी है कि पृथ्वी किस तरीके से मोशन कर रही है। देखो भाई, ये रहा हमारा सूर्य, है ना, ये रहा हमारा सन, और ये रहा हमारी अर्थ। अब हमें पता है कि अर्थ एक रिवॉल्यूशन, आपका जो एक रोटेशन है वो करने में लगभग लेती है 24 आवर्स का टाइम जो है यहाँ पर वो कंज्यूम कर लेती है, जिससे दिन और रात होते हैं, हमें पता है। अब जो हमने कहा कि रेनी सीजन, ये आपके जो ऋतुएं हैं वो कैसे बदलती हैं, तो देखो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर 23 डिग्री, है ना, मतलब कि 23.5 डिग्री जो है वो टिल्ट है ना, 23 अंश जो है 23 डिग्री जो है हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अभी थोड़े साल पहले जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये टिल्ट जो है वो और बढ़ गया है। बट अभी भी ये हम मान सकते हैं कि इतना ही है, 23.5 डिग्री के आसपास जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अब पृथ्वी को हमने दो पार्ट्स में अगर हम बांटना चाहें तो लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो होता है आपका जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर, ये भी हमको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हमने उसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए जरा, आपकी सामने से सन की रेज इस तरीके से आ रही है, सामने से सन की रेज जो इस तरीके से आ रही है। अब अर्थ अगर एक राउंड पूरा इस तरीके से आप देखो कि ये सन की रेस सामने से आ रही है, और जब ये ध्रुवों की तरफ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है, तो इस तरीके से इनका जो वे होता है वो इस एंगल पर होता है। यहाँ पर जो आपकी भूमध्य रेखा है, मतलब इक्वेटर है, वहां पर तो सन बिल्कुल डायरेक्ट आएगा, सीधा आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर। जैसे जैसे दोनों साइड आप जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब देखो कि इसके झुकने की वजह से मौसम कैसे बदलते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले अर्थ, इसको सन को हमें बीच में बनाना पड़ेगा इसका मोशन बताने के लिए आपको। ये रहा हमारा सन, ठीक है, ये रहा हमारा सन। अब ये रहा हमारा अर्थ का ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब एक हम कह सकते हैं कि ऐसा वे है, एक पाथ है जिस पर अर्थ जो है सन के अराउंड घूम रही है। ये रहा मेरा अर्थ, है ना, ये अर्थ है, और ये टिल्ट है अपने एक्सिस पर इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात इमेजिन कर पा रहे हैं हम। अब देखिए, जब सन की रेज जब आती है जनरली, है ना, जब हम भी छोटे थे तो हमको कंफ्यूजन था कि भाई सर्दी गर्मी कैसे होती है, तो हम एक ही आंसर देते थे कि जब पृथ्वी सूरज से दूर हो जाती है तो सर्दी होती होगी, और जब पास आ जाती है तो गर्मी होती होगी। अभी भी कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों के माइंड में। देखो, अगर ऐसा होता तो अर्थ पर 2 बार सर्दी आनी चाहिए साल भर में, क्योंकि दूर तो अर्थ यहाँ पर भी है और दूर अर्थ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 2 बार सर्दी आनी चाहिए। पास भी 2 बार हो रही है, मतलब कि 2 बार गर्मी भी आनी चाहिए, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अर्थ पर एक साल में एक ही बार सर्दी होती है, एक ही बार गर्मी होती है। उसका रीजन आप समझो कि उसका एक्चुअल रीजन जो है पृथ्वी का झुकाव, जो उसका टिल्टनेस है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही ये सूरज के सामने इस तरीके से होती है, तो आप देखोगे कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये सूर्य के सीधे सामने है।
और जो आपका ये सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला, सॉरी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अभी सूरज की किरणें पहुंच नहीं पा रही है, इसी वजह से पोल्स पर 6 मंथ का डे होता है और 6 मंथ का जो है नाइट होती है, ठीक है। तो अब इस स्थिति में अभी धरती जिस अवस्था में है वहां पर सूर्य के जो सामने वाला जो आपका गोलार्ध है वो कौन सा है, वो नॉर्थ पोल है, और जो पीछे वाला है वो कौन सा है, साउथ पोल है। तो इस वजह से यहां पर जो है ठंड रहती है और यहां पर क्या होगी, गर्मी का मौसम होगा, ठीक है। अब चूंकि अर्थ इस तरीके से रिवॉल्व हो रही है, घूम रही है, और जब वो यहां पर आती है तो यहां पर आप देखोगे कि अब क्या हुआ, यहां पर आने की वजह से, सॉरी ये टिल्डनेस अब हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ये देखो, ये घूमकर जब पृथ्वी इस तरफ आई तो अब जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सामने आ गया और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया, पीछे चला गया। मतलब कि अब गर्मी जो है वो किस पर होगी, साउथ पोल पर, और एक्चुअली पोल पर तो होता ही नहीं है, गोलार्ध की बात कर रहे हैं ना, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी और सूरज की किरणें यहाँ तक पहुँच पाने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी और उनकी जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर कौन सा मौसम आ जाएगा, सर्दी का मौसम, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात समझ में आई। और रहा सवाल बारिश का, तो बारिश होने की मुख्य वजह क्या होती है, वाटर साइकिल जो हम सभी को पता है ना, कि इवोपरेशन होता है, फिर जो है कंडेंसेशन होता है, वापस से इस तरीके से चीज़ें हो रही है। उसका एक और बेसिक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये सी है हमारा, देखो अभी जिस कोर्स को लेकर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, MPPSC UPSC जो भी एग्जाम्स के लिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, इसका हम अगर सोचें तो कोई सिलेबस नहीं है पहली चीज़, क्योंकि ये तो एक हम कह सकते हैं कि समंदर की तरह, सागर की तरह, इससे तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अब अगर सागर है तो देखो तैरना नदी की मछली को भी आता है और तैरना सागर की मछली को भी आता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि नदी की मछली को तैरना जरूर आता है पर वो तैरकर सागर पार नहीं कर सकती है ना, उसमें वो कैपेसिटी नहीं है। वो क्रिकेट खेलना अलग बात है पर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना अलग बात है, एक दिन 10 घंटे पढ़ना अलग बात है, डेली उस चीज़ को मेंटेन रखना दूसरी बात है। तो परिश्रम सब करते हैं पर परिश्रम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि रेगुलर अगर आप हैं तो ही आप इस चीज़ को क्रैक कर पाओगे, नहीं तो अगर आप सोचो कि 11-12 जैसे हमने रात में रट्टा मार के काम हो जाएगा, ऐसा यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा, सतत परिश्रम करना पड़ेगा। चलो अब आगे चलें। तो ये हो गई बात हमारी, इतनी चीज़ समझ में आ रही। हाँ, हम बात कर रहे थे कि बारिश कैसे होती है। बारिश में देखो जैसे ये सन है हमारा, यहाँ पर इस सन ने इवोपरेशन किया, समुद्र के पानी को ऊपर बढ़ाया। अब यहाँ पर थोड़ी सी केमिस्ट्री भी आ जाएगी। कैसे, देखो जरा, कि जैसे ही सन ने इवोपरेशन किया, वाटर ऊपर गया, ठीक है। तो अब जो आपका सी है वो क्या है, वो एक सॉल्टी सॉल्यूशन है ना, खारा पानी है, पूरा का पूरा समंदर में सॉल्ट भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि सॉल्ट तो इवापोरेट होता नहीं है ना, सॉल्ट तो वहीं रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा। तो जब इवापोरेशन होता है तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर कि इतना ज़्यादा इवापोरेशन हो गया है कि यहाँ पर वाटर का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो क्या हो गया है, अब बढ़ गया है। मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ सी वाटर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है NaCl हो गया, आपका KCl हो गया, ठीक है, या फिर आपका सोडियम सल्फेट हो गया, इस तरीके से जो भी इसके सॉल्ट है उनमें उनकी मात्रा बढ़ गई। पानी कम हो गया, पानी तो उड़ गया भाप बन के, तो वो एक तरीके से हम बोलें तो गाढ़ा हो गया है। समुद्र का पानी क्या हो गया, गाढ़ा। हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं बट ऐसा होता है, ठीक है। अब गाढ़ा होने की वजह से क्या हुआ भाई, जैसे ही यहाँ से पानी की जो मात्रा है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब क्या होता, जैसे ही इवापोरेशन शुरू हुआ, इवापोरेशन जनरली कहाँ होता है, गर्मियों में होता है। तो इवापोरेशन जब शुरू होता है, पानी उड़ के ऊपर जा रहा है और समंदर में का जो पानी है वो खारा हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नमक है उसकी एक हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब। आपने देखा होगा कभी घर में हमें कुछ जलन वगैरह जल जाता है तो नमक का पानी लगाया जाता है, तो मतलब कि नमक क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब चूंकि वाटर में यहाँ समंदर के पानी में बहुत सारा नमक है तो वो क्या कर रहा है, वो एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब करता है, और एटमॉस्फेयर से जब हीट एब्जॉर्ब करता है और इवापोरेशन तो चल ही रहा है और साथ में सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता जा रहा है, हीट एब्जॉर्ब होती जा रही है। इसी वजह से जो है बारिश के मौसम से भी टेम्परेचर कम होने लगता है और धीरे धीरे ठंड का मौसम आ जाता है। मतलब कि ठंड का मौसम लाने में इसका भी योगदान है और इसका भी योगदान है। समझ में आ रही बात। अब जैसे ही बारिश हुई,
है ना, सारी नदियों से पानी बहता हुआ वापस कहाँ मिल जाता है, समंदर में चला जाता है। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है ये इक्वल हो जाता है, और जो हीट उसने एब्जॉर्ब की थी वो क्या कर लेता है, वो रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर से गर्मियां शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये भी रीजन है और ये भी रीजन है, इन दोनों की ही वजह से अर्थ पर जो है आपकी जो ऋतुएं हैं वो चलती है। अब देखो ये मोशन हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। इसको पढ़ाने की वजह ये है क्योंकि जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उससे बहुत ये रिलेट करेगा। कैसे करेगा, देखते जाइए। सबसे पहले है हमारी अक्षांश रेखाएं, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड। अब जैसे जैसे जो हमारे ह्यूमन बींग्स है या जो मनुष्य है उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती गई, है ना, कंट्रीज बनी, फिर अलग अलग जो है वहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर एक अरेंजमेंट हो गया पूरे देश में, जैसे आज है हमारी दुनिया में, है ना, कि ये देश है वो देश है, वहाँ पर कुछ नियम है, यहाँ पर कुछ नियम है। तो इसी तरीके से अब चूंकि हम सब के सब अर्थ पर रहते हैं, तो अर्थ पर अगर हमें किसी जगह पर जाना हो, है ना, तो हम उसके लिए, जैसे पुराने जमाने में तो इसकी जरूरत नहीं होती थी क्योंकि उस समय पर ना तो सैटेलाइट थे, है ना, जिससे कि हमें जीपीएस वगैरह की जरूरत पड़े, ना तो कोई एरोप्लेन उड़ाना था, ना तो कोई मिसाइल गाइडेड सिस्टम था, इस तरह की कोई चीजें नहीं थी। बट आज तो हमने सब डेवलप कर लिए। तो अगर मान लो किसी मिसाइल को आपने लॉन्च किया और उसको पर्टिकुलर एक जगह पर जाना है, तो मिसाइल को आप कैसे बताओगे कि आपको वहां जाना है, उसको तो कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेंगे। तो वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो यही होते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जनरली किस लिए यूज की जाती है, ये यूज की जाती है अर्थ पर किसी भी प्लेस की लोकेशन के लिए। अर्थ पर अगर हम इनके कोऑर्डिनेट्स दे दें तो हमें उस प्लेस का लोकेशन जो है पता चल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये क्या कर सकती है, दूसरी चीज ये कर सकती है कि वहां का जो टेम्परेचर है उसको भी बता सकती है ना, वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो टाइम है वो भी बता सकती है, उसके बाद में जो डेट है उसको भी बता सकती है। देखो क्योंकि होता क्या है कि पृथ्वी तो गोल है ना, अब पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर आप जाते हो तो 24 घंटे का फर्क आ जाता है। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे। मान लो अगर यहाँ पर मैंने कहा कि 1 जनवरी है, तो यहाँ पर हो सकता है 31 ही चल रहा हो। अभी बात समझ रहे हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी पर 24 घंटे का फर्क आता है। तो वो इन लाइनों की वजह से उस कंफ्यूजन को जो है क्लियर किया जाता है। तो देखो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बता सकते हैं हम कि ये जो लैटिट्यूड है, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो डेफिनेशन तो मैं कॉमन ही बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए अर्थ है, अर्थ पर ड्रॉ की गई इमेजिनरी लाइन है। ये कैसी लाइन से, पहली चीज इमेजिनरी, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, वास्तव में अर्थ पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। ये हमने हमारी फैसिलिटीज के लिए इसके ऊपर ड्रॉ कर रखी है, जो ग्लोब होता है हमारा, ताकि हमें जगहों की जानकारी मिल सके और जो भी चीजें मैंने अभी आपको बताई उन सबकी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अर्थ पर ड्रॉ होने वाली इमेजिनरी लाइन्स है, काल्पनिक रेखाएं हैं, जिनकी वजह से हमको क्या पता चलता है, जिनकी वजह से हमको पता चलता है कि टेम्परेचर उस जगह का कितना है, उस जगह की है ना, उस जगह का जो है वातावरण कैसा है, सारी चीजें हमको पता चल जाती। तो देखो अब शुरू करते हैं हम अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइन है, बट ये कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रेखाएं, है ना। पृथ्वी पर एक तो हमने पहले क्या किया, ग्लोब है हमारा, इसको हमने बीच से 2 भागों में डिवाइड कर लिया, ठीक, इसको हमने बोल दिया 0 डिग्री। कौन सी डिग्री है ये, 0 डिग्री रेखा या 0 डिग्री लाइन। इसको और भी इसका नाम दिया जाता है, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा, मतलब कि इक्वेटर। इंग्लिश में अगर इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और साथ में इसको हिंदी में विषुवत रेखा भी बोला जाता है। कौन सी रेखा है ये, विषुवत रेखा। ये अब ये क्या कर रही है, ये पृथ्वी को 2 बराबर के हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, वो नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे वाला कौन सा हिस्सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज। अब उस तरफ वाले को हम बोलेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे तरफ वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध है। चूंकि पोल्स के ऊपर हमारा जो अर्थ है थोड़ा सा फ्लैट होता है ना, पोल्स के ऊपर थोड़ा सा फ्लैट है, और किनारों की तरफ से थोड़ा सा क्या है, ये बाहर निकला हुआ है। आप कोई भी एक गोल शेप लेकर अगर उसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हो तो इस तरीके का शेप बन जाता है। तो ये बात हो गई। चलो फिर अगला देखो, यहां पर ये जो आपकी भूमध्य रेखाएं हैं या जो विषुवत रेखा है, ठीक है, इक्वेटर इसको हम हिंदी में कहते हैं, अब इंग्लिश में कहते हैं। अब इसके बाद देखो अगर हम आगे की ओर चले तो ये संख्या कितनी है इनकी, पहली चीज तो अगर नीचे की तरफ आप जाओगे तो नीचे की तरफ जो है 90 लाइंस जो है ड्रॉ की गई है, और ऊपर की तरफ भी जो है वो कितनी लाइंस ड्रॉ की गई है, 90 लाइंस, ठीक। अब इनका जो मेजरमेंट होता है वो कैसे होता है,
मेजरमेंट जो है वो इक्वेटर को बेस मानकर किया जाता है। जो भूमध्य रेखा है उसके सापेक्ष ही इन रेखाओं का जो है जो भी कुछ है इनका अस्तित्व वो इनके सापेक्ष होता है। कैसे होता है कि पृथ्वी के केंद्र से एक डिग्री के कोण बना करके, है ना, अलग अलग कोण पर और अलग अलग इन जो लाइन से इनको ड्रॉ किया जाता है। चलो एक एक करके हम इनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात कर दी कि अक्षांश रेखाएं क्या है। तो अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक और क्षैतिज रेखाएं हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें जलवायु के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलती है ना, टेम्परेचर के बारे में। क्योंकि सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर कहां पर होगा, आपकी ये मिडिल लाइन पर होगा, है ना। उस पर बाद आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऊपर भी टेम्परेचर कम होना है और नीचे भी टेम्परेचर कम होना है, ठीक है। चलो फिर आगे की अगर हम बात करें तो 90 लाइनें, टोटल लाइनें कितनी हो गई, तो 90 ऊपर की तरफ, 90 नीचे की तरफ, तो मतलब ये कितनी हो गई, और एक जो है हमारा भूमध्य रेखा हो गई। तो टोटल जो लाइनें हमारी वो हो गई 181 लाइनें, 181, ठीक है। और भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी, इक्वेटर जो है वो सबसे बड़ी कौन सी रेखा है, लैटिट्यूड लाइन से सबसे बड़ी। इनमें देखो अब हमको करना क्या है कि कुछ जो जरूरी चीजें, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि क्या है, इमेजिनरी लाइन है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है इसमें कि कुछ जो जरूरी चीजें हैं, है ना, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उनको हमको याद भी रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीजें तो हमें समझ में आ जाती, उससे हमारा काम चल जाएगा, बट कुछ चीजों को हमको याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट अगर हम चले तो दूसरी इनमें क्या हमको समानताएं दिख रही हैं कि सभी जो रेखाएं हैं ये एक वृत्त बनाती है, मतलब एक सर्कल बना रही है। पूरी की पूरी पृथ्वी के इस तरीके से, मान लो अगर ये ग्लोब है हमारा, तो अक्षांश रेखा जो है, लैटिट्यूड जो है, वो इस तरीके से घूमकर एक सर्कल बनाती है ना। भूमध्य रेखा है वो भी एक सर्कल बना रही है, मतलब भूमध्य रेखा यहां से अगर किसी प्लेस से जा रही है तो ये पीछे से भी है, इसी तरीके से पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। और इसके समानांतर होती, मतलब पैरेलल है। जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो सबके सब क्या है, पैरेलल है। वो कहीं भी एक दूसरे से मिल नहीं रही है ना, एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, सबका अपना अलग अलग है। जैसे मान लो ये दूसरा हम चित्र देखते हैं, यहां से ये एक रेखा गई तो ये पीछे से इस तरीके से होकर के और वापस आकर इससे मिल जाएगी। इस तरीके का इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक। चलो फिर आगे चले, आगे चलो तो इसके बाद अक्षांश रेखा क्या कर सकती है, क्या क्या बोलते हैं। तो देखो कि यहां से इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में, लैटिट्यूड्स के बीच में जो है दूरी कितनी होती है, तो दूरी होती है 111 किलोमीटर के आसपास। कितनी दूरी होती है, 111 किलोमीटर। देखो अब हुआ क्या कि पहले तो अर्थ का पूरा मेजरमेंट किया गया, है ना, कि इसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर ये सारे मेजरमेंट बनाए गए। तो दो रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 111 है। इसी तरीके से 90 रेखाएं नीचे है, 90 रेखाएं ऊपर है, ठीक है। चलो फिर आगे चलो तो अगली बात हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि ये स्थिति का निर्धारण कर सकती है, किसी भी जगह की जो पोजीशन है उसका निर्धारण कर सकती है। पोजीशन का निर्धारण जो है ये कर सकती है। पोजीशन कैसे बता सकती है कि अगर मैंने कहा मान लो जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया कहां पर है, इंडिया आपका नॉर्थ पोल के साइड में है या साउथ पोल के साइड में, तो इंडिया कहां पर है, नॉर्थ पोल के साइड में। न्यू दिल्ली की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में भारत आता है, और लगभग जो है ज्यादातर जो रहने वाली जगह है वो सब उत्तरी गोलार्ध में ही आती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर ज्यादातर आपको मतलब समंदर मिलेगा, ठीक है, और आपके जो है फॉरेस्ट वगैरह जंगल मिलेंगे, इस तरीके की चीजें मिलेंगी। पर जो आपके प्लेसेस हैं वो कहां पर है, यहां पर है, ठीक। आगे देखो, चलो नेक्स्ट अगर है, इससे हमने 23.5 डिग्री पर एक रेखा बनाई, 23.5 डिग्री पर एक रेखा बनाई। उस रेखा को, ये दो रेखाएं बनेंगी, एक ऊपर की तरफ भी बनेगी एक लाइन और एक लाइन नीचे की तरफ बनेगी, मतलब 23.5 डिग्री ये नॉर्थ में भी जाएगी और 23.5 डिग्री ये साउथ में भी जाएगी, ठीक है। तो जो नॉर्थ में जा रही है, ठीक है, उसको बोला जाता है, नॉर्थ में जाने वाली रेखा को बोला जाता है कैंसर रेखा। कौन सी रेखा है ये, कैंसर। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। अब इसका भी मैं मतलब अभी आपको बताता हूं कि दोनों को क्या है। नीचे का जो है इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हिंदी में मकर रेखा। कौन सी रेखा है ये, मकर रेखा। अब देखो ये स्पेशली 23.5 डिग्री पर ही क्यों ड्रॉ की गई, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन दो है। पहली चीज कि अर्थ भी अपने एक्सिस पर कितनी टिल्ट है, 23.5, है ना, तो उस वजह से है। दूसरा कि यहां पर जब सूरज पड़ता है, जैसे ये सूर्य है आपका, तो जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो सूरज का दिन में एक समय ऐसा इस जगह पर जरूर आता है कि जहां पर सूरज सीधा आपके सिर के ऊपर आएगा। कैसा आएगा, सिर के सीधा ऊपर आएगा। मतलब ये जो जोन है आपका, कौन सा जोन,
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, मतलब कि कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो रेखा है इसके बीच का जो रीजन है, इस रीजन में सूरज की किरणें सीधी पड़ती है ना, मतलब कोई एंगल नहीं है, सीधा स्ट्रेट है, और इसी वजह से सूरज दिन में एक बार हमारे सिर के ऊपर जरूर आता है। ठीक है, ये इसका बेसिक रीजन है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा। फिर इसके बाद देखो तो आगे और ऊपर जाते हैं हम, और ऊपर अगर हम जाएंगे तो अगला जो एंगल इन्होंने बनाया वो कौन सा बनाया, 66.5। तो 66.5 नीचे की तरफ भी रहेगा और 66.5 जो है वो ऊपर की तरफ भी रहेगा। ये दोनों तरफ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और ये सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, देखो ऊपर वाला जो है इसको बोला जाता है, ऊपर वाले को बोलेंगे हम आर्कटिक सर्कल। कौन सा सर्कल है, आर्कटिक सर्कल। और नीचे वाला जो है वो है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ऊपर वाला आर्कटिक वृत्त बोला जाता है हिंदी में, और नीचे वाले को बोला जाता है अंटार्कटिका वृत्त। और दोनों ही जगह कैसी है, ठंडी है। जैसे जैसे आप इस रेखा से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते हो तो टेम्परेचर जो है धीरे धीरे दोनों तरफ कम होने लगता है, और ऊपर जाकर के सबसे ऊपर जब आप जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जगहें जो है हमें याद रखनी है, जो इसको स्पेशल बनाती है, क्योंकि जो जैसे हमने कहा कि टोटल 181 लाइन्स है, तो उन 181 लाइन्स के तो कोई नाम है भी नहीं और हमको याद भी नहीं रखना है। हमें केवल 3-4 चीज़ों के नाम याद रखना है। पहला तो इक्वेटर, जिसको हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ, मतलब सदर्न पोल्स में, उसको कहेंगे हम मकर रेखा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कैप्रिकॉर्न। ऊपर की तरफ जाओगे तो कर्क रेखा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैंसर। दोनों का एंगल सेम है। ठीक, अगला देखो तो 66 पर जो सर्कल बना रहा है, क्योंकि अक्षांश रेखाएं क्या बनाती है, एक सर्कल बनाती है, वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, तो नीचे वाला जो सर्कल है उसको हमने क्या कह दिया, उसको कह दिया हमने आर्कटिक, और ऊपर वाला जो है वो, सॉरी, नीचे वाला अंटार्कटिक और ऊपर वाला जो है आर्कटिक। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो फिर आगे हम बात करें, इसको मिटा देते हैं जरा सा। 111 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ये भी हमको याद रखना है उसी के साथ। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो जोन्स की अगर हम बात करें, टेम्परेचर जोन्स की, तो देखो टेम्परेचर जोन्स की अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, है ना, इक्वेटर पर। और ये जो आपका अभी बताया मैंने कि कर्क और मकर रेखा के बीच की जो जगह है, ये इतनी जो जगह है, इस पर जो है टेम्परेचर हमेशा कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेचर यहां पर हम लिख सकते हैं कि हाई रहेगा, सबसे ज्यादा। और भारत भी इसी जोन में आता है, इसी वजह से हमारी जो जलवायु वो भी कैसी है, गर्म जलवायु है। ठीक है, वो जो टेम्परेचर है हमेशा हमारे यहाँ ज्यादा ही रहता है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है, ये वाला जो जोन है आपका, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि इस लाइन को थोड़ा सा हम ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये वाला जो जोन है आपका नीचे वाला, ठीक है, ये तो एक, ये दो जोन हो गए। ठीक है, जो हमेशा गर्म रहेंगे। अब ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है हमारा, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब आप बोल सकते हो कि ना तो ये ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है। ठीक है, बीच की स्थिति, मॉडरेट कंडीशन है, मॉडरेट कंडीशन। ठीक है, बीच की स्थिति, मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो जलवायु में, हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ये शीतोष्ण है। कैसी है, शीतोष्ण कटिबंध। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु। ठीक है स्टूडेंट, और ऊपर वाला जाओगे तब तो फ्रीज ही हो जाएगा, मतलब कि वहां पर जो है कंडीशन कैसी हो जाएगी, शीतोष्ण, सिर्फ शीत कंडीशन हो जाएगी। हिंदी में अगर बोलेंगे तो शीत, और हिंदी में बोलेंगे तो ये, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो गया। फाइन, चलो, तो ये तो हो गई अक्षांश रेखा की बातें। अब देखो भारत की अगर हम बात करें तो भारत से जो इक्वेटर है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत से जो आपका इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वो किन किन राज्यों से होकर निकलता है, तो वो निकलता है आपका, देखो राजस्थान से शुरू होगा, सबसे पहले राजस्थान से निकलेगा, है ना। राजस्थान के बाद जो है गुजरात, मध्य प्रदेश के बाद थोड़ा सा इसका पोर्शन जो है छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, है ना, पश्चिम बंगाल, और फिर ये इधर जो लास्ट वाले जो आपके स्टेट है, मिजोरम और त्रिपुरा वगैरह, वहां से निकलकर जो है फिर बाहर चला जाता है। मतलब कि भारत से 8 राज्यों में, नाम आप लिख लीजिए, भारत से 8 राज्यों से जो आपकी भूमध्य रेखा है वो निकलती है। कौन कौन से राज्य में लिख देता हूं, सबसे पहला है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है। दूसरे नंबर का जो है हमारा गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कर्क रेखा जो है यहाँ से निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर ये हो गई अक्षांश रेखा की बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट जो है आपको यहां से मिलेगा और एक कोऑर्डिनेट आपको कहां से मिलेगा, उस तरफ से मिलेगा। दोनों कोऑर्डिनेट की वजह से ही आप किसी भी जगह का सही अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लेन को लैंड कराना है, ठीक है, तो प्लेन को लैंड कराने के लिए भी उसमें कोऑर्डिनेट्स आपको देना पड़ेंगे, मतलब कि जीपीएस ऑलरेडी वहां होता है। मिसाइल्स हो, सैटेलाइट्स हो, ये इस तरीके की जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सब इसी तरीके के कोऑर्डिनेट से ही काम करती है। ठीक है, चलो आगे चलो, तो देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, अब अगली देखो कि अगला जो है हमारी देशांतर को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड में क्या होगा, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर को अगर आपको याद नहीं होती तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो कैसी है, लंबवत है। कैसी है, लंबवत। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि एक तो बीच की रेखा बना देंगे। पहले भाई पृथ्वी को पहले हमने इस तरीके से डिवाइड किया इक्वेटर के थ्रू, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब हम पृथ्वी को कैसे बांट रहे हैं, इस तरीके से। अब इसको हम बोलेंगे कि ये कौन सा हो गया, ईस्ट वाला पोर्शन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट वाला। मतलब कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये वेस्टर्न हो जाएगा। ठीक है, सन सबसे पहले किस देश में दिखाई देता है, ठीक है, सन भाई सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है, किस देश में उगता है, जापान। हाँ, जापान में पहले माना जाता था क्योंकि तब न्यूजीलैंड की खोज नहीं हुई थी। अब अगर हम बोले तो सबसे पहले कहाँ पर होगा, वो न्यूजीलैंड में होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो सन का जो राइज होगा, सनराइज होगा सबसे पहले कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर न्यूजीलैंड में होगा। ठीक, उसके बाद जापान में, इस तरीके से, मतलब कि इस रेखा के बाद में आने वाले देशों में सूर्य बाद में दिखाई देता है। ठीक है, और इसी तरीके से टाइम जोन में भी आपको अलग अलग डिफरेंस यहाँ देखने को मिलेंगे। चलो, तो देशांतर की बात करें, लॉन्गिट्यूड जो है ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, जिसकी वजह से हमको क्या पता चलता है, इस देशांतर रेखाओं की वजह से हमें सबसे ज्यादा किस चीज का अनुमान होता है, सबसे ज्यादा हमें समय का अनुमान होता है, टाइम जोन। हमें पता है कि हर कंट्री का टाइम जोन अलग अलग है। हमारे यहाँ अभी कुछ टाइम है, आप लंदन जाओगे वहाँ 5-5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा, और आगे जाओगे तो और ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप जब अमेरिका जाते हो तो वहाँ पर 12 घंटे का लगभग डिफरेंस आ जाता है, मतलब जब हमारे यहाँ रात होती है तो वहाँ क्या होता है, दिन होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है इस तरीके की ये जो इमेजिनरी लाइन्स है इनको ड्रॉ किया गया। इनको ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको एक एक करके देता हूँ। तो पहले तो ये बीच वाली लाइन हो गई, ठीक है, इसको भी हम क्या मानेंगे, 0 डिग्री। अब जितनी भी रेखाएं यहाँ पर हम खींचेंगे उनको हम इस तरीके से इसी लाइन से जो है एंगल मेजर करते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मतलब कि अब हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके की होंगी। ठीक है, बीच वाली एक लाइन जिसको हमने 0 डिग्री बोला, या इसको हम बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मेन लॉन्गिट्यूड लाइंस। ठीक है, अब इसके इस तरफ भी जो है 180 लाइंस है। कितनी लाइंस है, 180 लाइंस है। और इसके इस तरफ भी जो है वो कितनी लाइंस है, 180 लाइंस है। क्योंकि देखो यहाँ पर अक्षांश रेखाएं जो थी वो सिर्फ 90 थी दोनों साइड में। क्यों थी, क्योंकि वो पूरा सर्कल बना रही है। अब ये क्या कर रही है, ये यहां से शुरू हुई, मान लो साउथ पोल से, तो साउथ पोल से शुरू हुई तो नॉर्थ पोल पर क्या हो गई, जाकर के एंड हो गई। मतलब कि ये हेमिस्फीयर फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है, ये अर्ध वृत्त बना रही है। अक्षांश रेखाएं इस तरीके से थी, वो पूरा वृत्त बनाती थी, है ना, ऐसे करके ऐसा। ठीक है, पर देशांतर रेखाएं क्या कर रही है कि देशांतर रेखाएं जो है यहां से शुरू हुई और यहां पर खत्म हो गई। मतलब कि हम जब काउंटिंग करेंगे तो एक लॉन्गिट्यूड लाइन जो है उसको कहां से कहां तक मानेंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ठीक है, ये पूरा चक्कर नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त हो गई। मतलब कि ये जो है आपका हेमिस्फीयर बनाएगी, और इसीलिए इनका नंबर डबल हो गया। वहां पर 90 था, यहाँ पर क्या हो गया, 180 हो गया। तो याद करने में भी आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। और एक लाइन जो है वो सेंटर वाली वहां पर भी थी, और एक लाइन सेंटर वाली यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कितनी लाइन्स हो गई, 360 लाइन्स हम मान सकते हैं। और एक अगर इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है, 180 और 180 हो गया 360। ठीक है, 360 के बाद एक बीच की सेंटर की लाइन अगर हम माने तो 1, तो ये हो जाएगा 361 लाइन्स। 361 लाइन्स है। ठीक है, बट अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई जो 360 लाइन्स है 180, ठीक है, ये ऊपर जाकर कहाँ पर मिल रही है, दोनों तरफ मिल रही है। ठीक है, दोनों तरफ मिल रही है। तो जहाँ पर जो मिलती है, जहाँ पर जो पॉइंट जहाँ पर भी आपका मिलेगा, तो उस पॉइंट को तो हम रेखा नहीं मान सकते, लाइन नहीं मान सकते ना, क्योंकि लाइन क्या होती है, लाइन जो है वो पॉइंट्स के मिलने से बनती है।
छोटे छोटे पॉइंट्स जब मिलेंगे तो लाइन बनेगी, और किसी पॉइंट को हम लाइन नहीं मान सकते हैं, इसलिए कुछ कंफ्यूजन है। बट हम एग्जाम की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो टोटल लाइंस है वो 361 हमारे पास है, ठीक है। 180 इधर इस तरफ, 180 इस तरफ, और एक लाइन जो है आपकी सेंटर वाली लाइन हो गई, ठीक। अब देखो, अब अगर आप देखोगे कि देशांतर रेखाएं जो लॉन्गिट्यूड रेखाएं हैं उनमें ध्रुवों की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ जो है आपका डिस्टेंस कम है, और जैसे जैसे वो सेंटर में आ रही है उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ना। अर्थ जो है पूरा हमारा इस उसके शेप की वजह से ऊपर की तरफ जो है ध्रुवों पर तो पोल्स के ऊपर तो इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जाकर के अटैच हो चुकी है, मिल चुकी है। पर जैसे जैसे ये बीच में आती है, भूमध्य रेखा पर आएगी, तो इनके बीच की जो दूरी है वो सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगी आपको, भूमध्य रेखा पर, मतलब इक्वेटर पर मिलेगी, ठीक है। तो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा दूरी है, यहां पर लार्जेस्ट आप बोल सकते हो डिस्टेंस है, और जैसे जैसे नीचे आओगे तो और या फिर ऊपर जाओगे, दोनों ही तरफ जो है दूरी आपकी कम होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी होती है, वो भी होती है लगभग 111 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। 111.11, मतलब कि 111.11 किलोमीटर जो है आपका लार्जेस्ट होता है। और जो हमने कहा था ना कि भाई जो 66.5 डिग्री पर जो हमने सर्कल बनाए थे, तो आर्कटिक एंड आपका नीचे वाला कौन सा था, अंटार्कटिक और आर्कटिक, ठीक है। उस सर्कल पर जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है 60 या 66 के आसपास का, वो होता है 56 किलोमीटर। कितना होता है, 56। और पोल्स की अगर हम बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब कि वही मतलब है, पोल्स के ऊपर 0 है और बीच में सबसे ज्यादा है, ठीक। अब ये जो रेखा है इसका एक और नाम है, इसका नाम है ग्रीनविच रेखा, जो कि लंदन से होकर गुजरती, कहां से होकर गुजरती है, ग्रेट ब्रिटेन में जो लंदन शहर है वहां से होकर ये गुजरती है, ठीक है। इसका नाम है, जैसे वहां पर इक्वेटर बोला था हमने, इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा, ठीक। अब देखो कि धरती इस तरीके से घूम रही है, अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, तो यहां पर इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो 4 मिनट में 1, ठीक है, या फिर 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतर आता है। कहने का मतलब कि एक पर्सन मान लो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक पर्सन जो है वो यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये 2 पर्सन है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम मान सकते हैं कि ये 15 डिग्री अंतर पर है। 15 डिग्री से मतलब कि ये जो रेखाएं हैं, जो लाइंस है, ये डिग्री एंगल के साथ यहां से निकल रही है। तो मान लो एक का एंगल 1 है और एक का एंगल कितना है, 15 है। हर डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, चाहे वो लेटीट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, है ना। और आपकी जो लेटीट्यूड थी उससे आप इक्वेटर से और अर्थ का जो केंद्र है, मान लो ये आपका इक्वेटर है, यहाँ से 1 डिग्री हमने इस तरीके से बनाया, तो यहाँ से इस तरीके से लाइन होती थी। अब इसको हम किसके कंपैरिजन में मारते हैं, ये वाली जो ग्रीनविच रेखा है, इस लाइन के कंपेयर में आप फिर इसकी डिग्री बनाओगे, ठीक है। जैसे ये लाइन हो गई बीच वाली, अब इसके कंपेयर में जैसे मैंने 1 डिग्री पर एक रेखा बना दी इस तरीके से, दूसरी डिग्री पर दूसरी लाइंस बना दी, तो जो एंगल मेजर होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले में, ठीक है। किस केस में, लॉन्गिट्यूड के केस में। और अगर लेटीट्यूड का केस है तो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में जो है एंगल का मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो 15 डिग्री का अगर अंतर आता है, ठीक है, 15 डिग्री पर अगर 2 पर्सन यहां पर खड़े हुए हैं तो वो 4 मिनट का अंतर कहलाता है, ठीक है। 15 डिग्री के अंतर में 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर यहां पर आ जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर यहां पर 1 डिग्री पर कोई पर्सन खड़ा हो, 1 डिग्री की जो लाइन जा रही है उस पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, और एक 15 डिग्री की लाइन पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो उन दोनों में टाइम का जो जोन है उसमें 1 घंटे का अंतर आ जाता है, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का। इसीलिए 15 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 15 डिग्री में आपका जो है 1 घंटे का अंतर आ जाएगा। और जैसे जैसे आप इस तरफ जाओगे तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और इस तरफ आओगे तो डिफरेंस कम होता जाता है। मतलब कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हमने मानी हुई चीज़ है, इमेजिनरी चीज़ है, कि हमने ये मान रखा है कि जो समय जो टाइम जोन है ना, चूंकि सूरज पूरब से उगता है, इसलिए पूर्व की तरफ आने वाले जितने भी देश हैं, है ना, ईस्ट आपका जो है उसकी तरफ जितनी भी कंट्रीज है, उन सारी कंट्रीज में जो टाइम है, जो सन है, वो पहले आता है, इसलिए वहां का टाइम आगे माना जाता है। और इसके पीछे वाली जो कंट्रीज है वहां पर सन लेट पहुंचता है, इसलिए उनका टाइम जो है थोड़ा लेट माना जाता है। टाइम जोन के बारे में खैर हम आगे भी अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो अब सूर्य सबसे पहले जो है ग्रीनविच जो है इस तरफ के देशों में, मतलब कि अभी हमने बताया कि न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर जो है सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है, और उसके बाद धीरे धीरे और हमारे देश में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर दिखाई देता है भाई, प्रदेश में, हमारे देश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। अब देखो, हम अभी जिस भारत में रहते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। पार्टीशन नहीं हुआ था
भारत पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पहले भी बहुत पार्टीशन हो चुके हैं भारत के अंदर, उस समय भारत बहुत फैला हुआ था तो हम उसके लिए कुछ दूसरा बोलते थे, पर अभी जो स्थिति है उसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है सूर्य सबसे पहले जो है आपका जाकर के उगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है।